हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वर्नर इन 1893। तो बेटा वर्नर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को फॉर्मुलेट किया था। फॉर्मुलेट करने का मतलब उन्होंने बताया था कि एक्चुअल में इनमें स्ट्रक्चर क्या होगा जिसकी वजह से इसमें कुछ वैलेंसीज तो आयनाइज हो पा रही है, कुछ आयंस तो वायनाइज हो रहे हैं और कुछ आयंस आयनाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए पहले कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट का मतलब है जब हम कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं तो पहले हम दिमाग में कोई थीम लेकर चलेंगे ना अपने माइंड में कि भाई इस ऐसा होना चाहिए। पहले हम पोस्टुलेट्स बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर हम उनको वेरीफाई करके देखते हैं। तो ये पोस्टुलेट्स उन्होंने कुछ दिए। लेकिन पोस्टुलेट्स बताने से पहले मैं तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का थोड़ा एक रफ स्ट्रक्चर बताना चाहूँगी। जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं, पूछे जाते हैं ये। मान लो मैं एक वर्नर ने सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था वो उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के मिलाकर कंपाउंड्स बनाए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उन्होंने बनाया वो CONH3 और Cl3 ये है। तो मैं इसको लेकर एग्जाम्पल को लेकर पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है। तो हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बेटा एक तो ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, वो एटम भी हो सकता है या अपनी आयनिक फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट अपनी आयनिक फॉर्म में है, यहाँ पर कोबाल्ट जो वो थर्ड स्टेट में है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, तो यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में ऐसे, और ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में भी कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कोबाल्ट के साथ आयरन के साथ Fe और CO का होल 5। ठीक है, तो ये आयरन के कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। लेकिन इसमें आयरन जो अपनी जीरो स्टेट में, मीन्स यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये आयन नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए मैं जब भी लिखूंगी तो सेंट्रल मेटल एटम / आयन, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो कि ट्रांजिशन मेटल होती है, मीन्स D ब्लॉक की, वही ज़्यादातर बनाते हैं। F ब्लॉक भी बनाते हैं लेकिन वो कम, उसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम D ब्लॉक पर रहेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होती है और उससे जुड़े हुए सर्टेन नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं। ये जो लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या फिर वो आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। समटाइम्स, बहुत रेयरली वो पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, मतलब कैटायंस भी हो सकते हैं। तो ये लिगेंड्स होते हैं। तो ये पूरा मिलकर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं। तो ये इससे जुड़े रहते हैं। तो ये जो बना बॉक्स ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो एक शॉर्ट नोट ये भी बन जाता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड फ्रॉम विच सर्टेन नंबर ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड। ठीक है, द लिगेंड्स में बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नेगेटिवली चार्ज आयंस, और समटाइम्स दे में बी पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और बोथ का मतलब है न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस एक साथ भी हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें, जैसे मान लो मैं इसी वाले को ऐसे लिख देती हूँ, CONH3 का होल 5 Cl और एक दो Cl मैंने बाहर लगा लिए। तो इसमें देखो ये हो गई सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये हो गया लिगेंड और ये भी लिगेंड है। बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, क्या क्या? एक तो आयन सबसे पहले लिखा हुआ होगा, ये मेटल आयन या एटम, और उसके साथ जुड़े हुए बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो लिगेंड्स होंगी। तो इसमें 5 अमोनिया के लिगेंड्स हैं और एक क्लोराइड लिगेंड है। तो ये कैसा है? न्यूट्रल। और ये कैसा है? एनाइन है। ठीक है, तो दोनों से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन समझ में आ गई। इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन विच इज अटैच्ड या विच फॉर्म बॉन्ड विद सर्टेन नंबर ऑफ लिगेंड्स, एंड द लिगेंड्स में बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज आयंस, और बोथ, और समटाइम्स दे में बी पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तो ये जो पूरा पोर्शन होता है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये इसमें जो जुड़े हुए लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स आर नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ, नॉन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पोर्शन नॉन आयोनाइजेबल है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो बाहर लगा हुआ है
ये क्या है, ये सेटिस्फाइंग वैलेंसीज हैं और ये प्राइमरी वैलेंसी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये आयनाइजेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर का क्या मतलब है कि जब मैं इस कंपाउंड को, इस पूरे कंपाउंड को, क्या है मेरा कंपाउंड CO NH3 का होल 6 Cl3, इसको अगर मैं डिज़ोल्व करूं जैसे कि वाटर में या किसी और ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें वो अपने आयंस में बना सके, तो ये क्या देगा, CO NH3 का होल 6, एक ही आयन तो ये मिलेगा और इसमें 3 क्लोराइड आयंस मिलेंगे। तो ये तीनों क्लोराइड आयन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ये आयनाइजेबल पोर्शन है ना, और ये वाला पोर्शन जो है वो नॉन आयनाइजेबल है, ये नहीं टूटेगा, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन जो है वो आयनाइजेबल है, ठीक है। ये आयनाइजेबल और ये नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझ में आया, उसमें इट इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें, देखने में बड़ा लगता है कि CO कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर विच कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन which is attached with the certain number of ligands. This forms a coordination sphere and there is a ionization sphere, ठीक है। बस ये बन गया हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो देखो इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, वर्नर ने यहाँ से बताना शुरू करा कि इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ऐसे ही लिखो ना आप लोग, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्सिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन की 2 तरह की वैलेंसीज इसमें होती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ाई 2 तरह की वैलेंसी कैसे करेंगे, देखो। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कोबाल्ट मान लो मैंने लिया, तो उसमें इसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी, पहला पॉइंट पूरा हो गया कि किसी भी सेंट्रल मेटल से हमने शुरू करा। हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था वो कहाँ से शुरू होता है, सेंट्रल मेटल से। तो सेंट्रल मेटल से ही बात शुरू करी उन्होंने कि इसमें 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब एक एक वैलेंसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी के लिए, और थर्ड पॉइंट बन जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, तो प्राइमरी वैलेंसीज इंडिकेट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। मीन्स प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही होती है। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या बनाई थी, 3rd, है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल के बराबर। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, रेयरली नेगेटिव होता है। तो अगर वो पॉजिटिव होता है तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें क्या लगे होंगे, नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा, जब प्राइमरी वैलेंसी के बारे में लिख लोगे तो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो कि वो क्या होती है, उसके बारे में सब पॉइंट्स बताओ। तो प्राइमरी वैलेंसी इंडिकेट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल and these are satisfied by the negatively charged ions। फिर these are ionizable, जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो आयोनाइजेबल होती हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था CO और NH3 का होल 6, तो ये तो नॉन आयोनाइजेबल वाला पार्ट था, लेकिन आयोनाइजेबल वाला पार्ट कौन सा था, 3 क्लोराइड। तो जो बाहर लगा हुआ होता है, जो आयोनाइजेबल वाला पोर्शन होता है, वो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड दीज आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है क्यों, ये जो है वो मेटल के साथ में आयनिक बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। जैसे CO है तो उसके साथ 3 क्लोराइड जो हैं वो कैसे जुड़े हैं, बस आयन के साथ में जुड़े हुए हैं, आयनिक फॉर्म में। उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा है। ये जो बॉन्ड ऐसे आप दिखाते हो, ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो नहीं बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये तो आयनिक फॉर्म में, अगर आप डिसॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, अलग अलग चली जाएंगी, कोई डायरेक्शन में जुड़ी हुई नहीं है ये इसके साथ, मेटल के साथ। तो ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि दीज आर इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, या दीज इंडिकेट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, दीज आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिवली चार्ज आयंस, दीज आर नॉन डायरेक्शनल एंड दीज आर आयोनाइजेबल, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो मैंने अभी लिया ही है, CO NH3 का होल 6, उससे 3 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट कितनी है, 3rd +3 स्टेट में, और सेटिस्फाइड बाय द 3 क्लोराइड आयंस, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आ जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा हमारा, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसीज। तो सेकेंडरी वैलेंसीज
इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। ये एक नया पॉइंट ऐड हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो किसी भी मेटल की दो तरह की वैलेंसीज हैं। पहली वाली वैलेंसी कौन सी है, वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर को ही वर्नर ने प्राइमरी वैलेंसी बोल दिया। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। तो हर मेटल का अपना एक फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट में, नहीं, ठीक है, तो वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। तो ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। अब उसके बारे में लिखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या किससे सेटिस्फाई होंगी, वो कैसी होंगी, उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो दीज आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जो मैंने अभी तुमको दिखाया था यहाँ पर कि इसके साथ में कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर अमोनिया जुड़े हुए थे। ये देखो यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया जुड़े हुए थे। तो ये कैसे है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो सेकेंडरी वैलेंसीज न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो सकती हैं। एक मैंने तुमको एग्जांपल बताया था जिसमें कि वो दोनों से ही जुड़ा हुआ था। ये जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मैं फिर से बना देती हूँ इसको। एक एग्जांपल है जिसमें CO के साथ NH3 जुड़े हुए हैं 6, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ CO के साथ NH3 जुड़े हुए हैं मान लो 5 और एक क्लोराइड भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्योंकि उससे 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। और इसमें भी देखो 6 जुड़े हैं, 5 अमोनिया और एक क्लोराइड। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है और आयन भी है। क्लोराइड आयन एक नेगेटिव आयन, तो नेगेटिवली चार्ज आयन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसीज कैन बी सेटिस्फाइड आइदर बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और बाय नेगेटिवली चार्ज आयंस और बाय बोथ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जिसमें नेगेटिवली चार्ज आयंस ही सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही करे, ठीक है। तो सब तरह से वो सेटिस्फाई हो सकती हैं। कभी कभी ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी सेटिस्फाई हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि किससे सेटिस्फाई होती हैं। फिर इनकी डायरेक्शन कैसी है, तो ये अभी आयनाइजेबल वाला पोर्शन आ रहा है कि दीज आर नॉन आयनाइजेबल। ये अपने आयंस में नहीं टूटती हैं। देखो ये इस तरीके से बॉन्ड्स बना लेती हैं, ये इसके कोबाल्ट के साथ में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो जब ये जुड़ी हुई हैं तो जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो या तो इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ऐसा वर्नर ने तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जुड़ी रहती हैं। तो इसके वजह से ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जुड़ेंगी, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल को कोई ना कोई ज्योमेट्री भी देती हैं, शेप भी देती हैं। तो फिर ये आयोनाइज नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। तो दो बातें हैं कि एक तो ये नॉन आयोनाइजेबल होती हैं, ये नॉन आयनाइजेबल होती हैं, और दूसरी बात ये डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। तो इसके ये पॉइंट्स हो गए कि दीज आर नॉन आयनाइजेबल एंड दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो दीज वैलेंसीज आर ओरिएंटेड इन स्पेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सेकेंडरी वैलेंसीज indicates the coordination number of the metal. These are satisfied by negatively charged ions or neutral molecules or both, यहाँ पर both लिखा हुआ है, or sometimes positively charged ions, इसमें से किसी से भी ये satisfy हो सकती हैं। उसके बाद these are non-ionizable, जो हमने कर ही लिया, and these are directional in nature, जो अभी मैंने तुमको बताया कि ये किसी न किसी डायरेक्शन में जुड़ी होती हैं। तो these are directional in nature as These are oriented in space in specific position. तो ये मेटल के चारों ओर स्पेस में ओरिएंटेड रहती हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक पोजीशन पर रहेंगी तो रिजल्टिंग इन द डेफिनेट ज्योमेट्री टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक डेफिनेट ज्योमेट्री में आ जाता है, ठीक है। ये हुआ। अब हम लोग